हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का नेक्स्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने C3 साइकिल के बारे में अच्छे से स्टडी किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। तो देखो, जो अपने CO2 फिक्सेशन था उसके दो पाथवे पॉसिबल थे। एक C3 जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, और एक C4 जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो आज के वीडियो में अपन को बेसिकली C4 साइकिल करना है, लेकिन उसे करने से पहले अपन एक और टॉपिक करते हैं जो कि है फोटो रेस्पिरेशन। अपनी बुक में ये जो टॉपिक है वो C4 साइकिल के बाद में दे रखा है, लेकिन मैं आपको ये पहले करवा रहा हूं। तो देखो, फोटो रेस्पिरेशन क्या है और ये इसको फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, वो समझने से पहले अपन इन सब चीजों को, इसका बेसिक जो कंसेप्ट है उसे समझते हैं। तो देखो, ये सब चीजें होती है किसकी वजह से? रुबिस्को की वजह से। तो रुबिस्को जो है बेसिकली कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नेचर का एक एंजाइम है। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या लिखते हैं अपन? RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका मतलब ये RUBP राइबुलोज बिसफॉस्फेट पर CO2 भी ऐड कर सकता है और O2 भी ऐड कर सकता है। अगर ये CO2 ऐड करेगा तो ये एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, और अगर O2 ऐड करे तो ये एक ऑक्सीजनेज एंजाइम है। तो RUBP पर ये जो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज वाला ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ये मोस्ट एब्यूडेंट एंजाइम होता है। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन भी है। इट हैज एक्टिव साइट बोथ फॉर CO2 एंड O2। इट कैन ऐड CO2, इसलिए इसे कार्बोक्सिलेज कह सकते हैं, NO2 इसलिए इसे ऑक्सीजनेज कह सकते हैं। सो इट हैज रुबिस्को नेम, और यही वजह है इसे क्या कहते हैं? रुबिस्को। अब ये रुबिस्को एंजाइम कब CO2 ऐड करेगा और कब O2 ऐड करेगा, ये डिसाइड करेगा CO2 या O2 की कंसंट्रेशन। तो देखो, रुबिस्को जो होता है उसकी ज्यादा एफिनिटी किसके टूवर्ड्स में होती है? CO2 के टूवर्ड्स में होती है। तो ये कार्बोक्सिलेज करने का जो इसकी टेंडेंसी है वो थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर किसी जगह पर O2 बहुत ज्यादा है या O2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो फिर ये ऑक्सीजनेज की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो देखो, अपन 3 केस देखते हैं जहां पर CO2 ज्यादा है, जहां पर CO2 और O2 बराबर है, और जहां पर O2 ज्यादा है। अगर CO2 ज्यादा है तो ऑब्वियस थिंग है ये RUBP पर CO2 ऐड करेगा और कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर कहीं पर CO2 और O2 की अमाउंट बराबर है तो भी ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह ही बिहेव करेगा और CO2 ही ऐड करेगा। लेकिन अगर किसी जगह पर O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो ये उस जगह पर क्या करेगा? ऑक्सीजन ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा। जब ये RUBP पर CO2 ऐड करता है तो अपन देख चुके हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3PGA के, जो कि बेसिकली 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड है। 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल कहां से बनेगा? RUBP में 5 कार्बन होते हैं, CO2 में 1 कार्बन, टोटल 6 कार्बन हो गए। उससे 2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं किसके? PGA के। और जो आगे जो पूरा C3 पाथवे वो चलाएगा, जिससे अपने क्या बन जाएगी? ग्लूकोज। लेकिन अगर RUBP पर ये O2 ऐड करे जहां पर O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऐसे केस में ये 2 मॉलिक्यूल PGA के नहीं बना पाएगा। एक मॉलिक्यूल बनाएगा 3PGA का और एक मॉलिक्यूल बनाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट का। देखो, PGA में क्या होते हैं? 3 कार्बन, और फॉस्फोग्लाइकोलेट में कितने होते हैं? 2 कार्बन, क्योंकि इसके पास 5 कार्बन ही है, क्योंकि CO2 था ही नहीं, ऑक्सीजन में कार्बन होते नहीं है, तो ये बनाते हैं। और क्योंकि कम PGA बन रही है, इसलिए C3 साइकिल की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है। कब? जब ऑक्सीजन ज्यादा हो। अब अपन ये देखते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं कि RUBP के एक की जगह अपन 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने यहां पे देखा था कि RUBP का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक PGA बनता है 3PGA, और एक क्या बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। अगर मैं यहां 2 मॉलिक्यूल से समझू इस रिएक्शन को, तो यहां 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के बन जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? PGA के बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो, 2 मॉलिक्यूल में फॉस्फोग्लाइकोलेट में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। ये 2 मॉलिक्यूल लूंगा तो टोटल 4 कार्बन हो गए। और क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल बना रहा हूं PGA के, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10 कार्बन, जो कि 2 RUBP के मॉलिक्यूल में भी है। अब देखो,
ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होगा ये एक सर्टेन पाथ शो करेगा जिसे C2 साइकिल या जिसे फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसे C2 कहने का वजह यह है कि इस पाथवे में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट है जो कि 2 कार्बन का, इसलिए इसे C2 साइकिल भी कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो अपन सबको नहीं करना है। और वो सारे स्टेप होते कहां पर है? क्या क्लोरोप्लास्ट में होंगे? तो क्लोरोप्लास्ट में तो होंगे, लेकिन साथ में कोई 2 सेल ऑर्गेनल और भी यूज किए जाते हैं। कोई 2 नहीं, कौन कौन से यूज किए जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। तो ये C2 साइकिल जो है वो कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, तीनों में मिलकर इसके सारी रिएक्शंस होगी। और ये जब पाथ पूरा खत्म होगा तो ये 4 कार्बन जो कि 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट में है, एक मॉलिक्यूल पीजीए का बना देंगे। क्या बना देंगे? एक मॉलिक्यूल बना देंगे पीजीए का, और CO2 क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तो 3 कार्बन यहां हो गए, एक कार्बन में CO2 रिलीज कर दी। और ये पूरा पाथवे किसका है? फोटो रेस्पिरेशन का है, जिसे C2 साइकिल भी कहते हैं। और ये पाथवे होने का देखो, इसमें ना तो एटीपी बन रही है ना NADPH बन रहा है, इवन इसमें एटीपी यूटिलाइज होगी, मतलब एटीपी आप खुद यूज करोगे, और इसके अंदर ग्लूकोज भी नहीं बना। ठीक है, तो ये एक तरीके से खराब हो गया। ठीक है, अगर RUBP पर ऑक्सीजन जुड़ा तो जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ना एटीपी बना ना NADPH बना, मतलब ऐसे भी नहीं कि चलो कोई ना एनर्जी तो बनी, पर वो भी नहीं हुआ, और ना ही उतने पीजीए बन पाए जितने की बनने चाहिए थे। अब कितने बनने चाहिए थे ध्यान से समझते हैं। देखो, RUBP में 5 कार्बन होते हैं, 2 मॉलिक्यूल में 10 कार्बन हो जाएंगे। जब इस पे 2 CO2 ऐड करेंगे तो 2 कार्बन 2 CO2 के टोटल 12 कार्बन हो गए, और 12 कार्बन में 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके? 3 पीजीए के, क्योंकि उसमें 3 कार्बन होते हैं। लेकिन यहां पर कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2 पहले बन गए थे, और इस साइकिल की वजह से एक और बन गया, तो टोटल कितने बन गए? 3 जो थे वो मॉलिक्यूल बन गए, जबकि बनने कितने चाहिए थे? 4। और अगर 4 पीजीए बनेगा तो ज्यादा C3 साइकिल की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी, और 3 पीजीए बनेंगे तो कम होगी। और यही वजह है कि फोटो रेस्पिरेशन होने से C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इन फोटो रेस्पिरेशन O2 यूज होती है, देखो O2 यूज हो रही है और CO2 निकल रही है। ऐसा कब होता है? O2 यूज करते हैं और CO2 निकलती है रेस्पिरेशन में, इसी वजह से इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। और क्योंकि ये जो लाइट एनर्जी से जो एनर्जी बनाई थी उसको यूटिलाइज करके ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। हालांकि इसका कुछ खास यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो एटीपी बन रहा है, ना NADPH बन रहा है, ना ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब ये वाला जो रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के ऊपर ये ऐसे जोड़ के ये पाथ शो करता है, ये कब शो करता है? जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और अगर कोई ऐसी जगह है जहां सनलाइट बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ गिर रही है तो वहां तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बहुत होगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी, और ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी तो हमेशा ही यही होगा। तो ये तो खराब हो गया, इससे तो हमेशा ही प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो वो प्लांट क्या करे जो हमेशा ही हाई इंटेंसिटी लाइट वाली रीजन में ग्रो करते हैं, तो वो एक एडेप्टेशन की तरह C4 पाथवे यूज करते हैं C3 की जगह। ठीक है, और उसे करने से क्या होगा उसे अभी अपन समझते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि C3 प्लांट जो होता है उसमें सम O2 जो होती है वो बाइंड करती है किसके साथ? रुबिस्को के साथ, और लेस अमाउंट ऑफ पीजीए बनाती है, जिससे कम CO2 फिक्सेशन होगा, और कम CO2 फिक्सेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब इसे काउंटर कैसे करें? तो जो प्लांट ऐसे रीजन में ग्रो करते हैं जहां हमेशा ही हाई इंटेंसिटी वाली लाइट गिरती है, वो C3 की जगह C4 पाथवे शो करते हैं। अब इसमें क्या होता है उसे समझते हैं। तो प्लांट दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव C4 पाथवे एज एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन सच एनवायरमेंट। वो उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, हाई इंटेंसिटी ड्राई रीजन में सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं? C3 की जगह C4 पाथवे का इस्तेमाल करते हैं। अब उससे क्या होगा वो अपन को इस टॉपिक में देखना है। इन दिस पाथवे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये जो प्लांट होते हैं उनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है पीजीए नहीं बनता, क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है,
जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, यही वजह है उसे अपन क्या कह रहे हैं, C4 पाथवे कह रहे हैं। अब इन प्लांट के पास कुछ स्पेशल है, और क्या स्पेशल है, पहला है कि ये टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर, दूसरा है ये फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते, तीसरा है इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, और चौथा है कि इनकी लीफ में क्रेंज एनाटॉमी होती है। एक एक करके देखते हैं। देखो, हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकते हैं, यही एबिलिटी इनको यहां पर ग्रो कराने में हेल्प करेगी। और क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी लाइट पर भी जब ज्यादा ऑक्सीजन बन रही है तभी भी क्या नहीं शो कर रहे, फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं कर रहे, और फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं कर रहे तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी कम नहीं हो रही, और ज्यादा सनलाइट की वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। और इनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी होती है, जिसे अभी अपन समझते हैं। ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं, मेज है, सोरगम है, सुगर कैन है, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, C4 प्लांट के एग्जाम्पल है। अब अपन देखते हैं कि ये क्रेंज एनाटॉमी क्या है। तो जो C4 प्लांट जो कि C4 पाथवे यूज करते हैं, उनकी लीफ को अगर अपन कट करके देखें तो कुछ ऐसी दिखती है। ऊपर की तरफ एपिडर्मिस, नीचे की तरफ एपिडर्मिस, ये सारी लीफ में होता है, ठीक है। बीच में जो रीजन होता है उसे क्या कहते हैं, मीजोफिल रीजन, यहाँ पर मीजोफिल सेल होती है, और सबसे सेंटर में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल होता है। अब यहां पे देखो, वेस्कुलर बंडल, ऊपर की तरफ जाइलम, ये फ्लोएम, इनके चारों तरफ एक थिक वॉल्ड सेल की एक लेयर है, और इसे अपन कहते हैं बंडल शीथ सेल। और ये बंडल शीथ सेल की खासियत क्या होती है कि इसकी वॉल जो होती है बहुत ज्यादा थिक होती है, और इसकी एक से ज्यादा लेयर भी बन सकती है, और उसको भी चारों तरफ से कवर किए हुए कौन सी सेल होती है, मीजोफिल की सेल होती है। और ये जो मतलब जो भी आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है एक तरह का माला जैसे बन जाता है, और उस माला के लिए वर्ड यूज करते हैं रीथ। क्या यूज करते हैं, रीथ। और रीथ को ही क्या कहते हैं, क्रेंज, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है। तो C4 प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी होती है। और क्या खास है इसमें, ध्यान से सुनना। एक तो देखो, बंडल शीथ तो और भी प्लांट में होती है, लेकिन उनमें बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। यहां पर बंडल शीथ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और मीजोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है। इसका मतलब C4 प्लांट के पास में क्लोरोप्लास्ट रखने वाली 2 सेल हो गई, जबकि जनरली C3 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट सिर्फ मीजोफिल सेल में होता है। यहां पर मीजोफिल सेल में भी है और बंडल शीथ सेल में भी है, लेकिन उन दोनों में कुछ फर्क है। फर्क क्या है, मीजोफिल सेल जो होती है उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्मॉल होता है लेकिन वेल डेवलप्ड होता है, और यहां पर लार्ज है लेकिन लेस डेवलप है। अब यह लेस डेवलप और जो है हाई डेवलप या वेल डेवलप का क्या मतलब है, तो देखो, मीजोफिल सेल की जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसके अंदर ग्रेनल थाइलेकोइड भी होता है और स्ट्रोमा थाइलेकोइड भी होता है, जबकि यह ग्रेनल थाइलेकोइड होते ही नहीं है। और यही वजह है कि मीजोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, और बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसे ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। उसमें थाइलेकोइड होते हैं, लेकिन कौन से वाले, स्ट्रोमा लेमिली, जिसे स्ट्रोमा थाइलेकोइड कहते हैं, वो होते हैं। लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे मीजोफिल सेल में, या ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बड़े भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, लेकिन डेवलप्ड कम होते हैं। यहाँ कम होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन ज्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, और ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहने का कारण है इनमें ग्रेनल थाइलेकोइड प्रेजेंट, स्ट्रोमा थाइलेकोइड प्रेजेंट। लेकिन ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें ग्रेनल थाइलेकोइड नहीं होते, स्ट्रोमा थाइलेकोइड होते हैं। अब वॉल ऑफ सेल इज थिन एंड परमिएबल फॉर गैसेज। जो मीजोफिल सेल है उनकी जो सेल वॉल, जो चारों तरफ वॉल है, वो थिन होती है, और उनके अंदर CO2 O2 अंदर बाहर आ जा सकती है। लेकिन बंडल शीथ सेल की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, थिक होती है, और उस वजह से वो गैसेज के लिए कैसी हो जाती है, इम्परमिएबल हो जाती है, जिसे इम्परवियस भी कहते हैं, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी में क्या वर्ड यूज किया हुआ है, इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब आप समझ सकते हो कि यहां पर गैसेज अंदर बाहर नहीं जाती, ठीक है। अब इससे क्या फायदा है, अभी अपन समझते हैं। एक और चीज, जनरली C3 प्लांट में मीजोफिल सेल में एक एंजाइम भी होता है, रुबिस्को, लेकिन यहां पर C4 प्लांट की मीजोफिल सेल में रुबिस्को होता ही नहीं है, जबकि बंडल शीथ सेल में क्या होता है, रुबिस्को होता है। उसकी जगह इनकी मीजोफिल सेल में एक और एंजाइम होता है जो कि क्या कहलाता है, PEP केज या PEP कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सब अरेंजमेंट करने का फायदा क्या हुआ। तो देखो, मीजोफिल सेल के पास ग्रेनल थाइलेकोइड है और ग्रेनल थाइलेकोइड में ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो यहां पर ऑक्सीजन बनेगी, ज्यादा सनलाइट गिरेगी तो ज्यादा ऑक्सीजन बन जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब ये ऑक्सीजन किसके पास में जाएगी, रुबिस्को के पास में, लेकिन इनके पास तो रुबिस्को है ही नहीं। अब बंडल सीड सेल के पास रुबिस्को तो है, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? दो कारण है उसका। पहला कि इसमें ग्रेनल थाइलेकोइड तो है नहीं, और ग्रेनल थाइलेकोइड नहीं है तो यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी। तो एक तो इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं बनती जो कि रुबिस्को के पास जाए। दूसरा, आसपास से तो आ सकती है, लेकिन वो भी अपन लिख चुके हैं कि वॉल जो होती है वो थिक होती है और इम्परमेबल होती है गैसेज के लिए। इसका मतलब आसपास से ऑक्सीजन या जा नहीं सकती और उनके खुद के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो नहीं रही है। यही वजह है रुबिस्को रिएक्ट करेगा तो किससे करेगा? तो उसके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि वो CO2 से रिएक्ट करे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। जब यहां ऑक्सीजन नहीं जा सकती तो यहां CO2 भी नहीं जा सकती। तो CO2 को कैसे भेजे यहां तक? उसको भेजने के लिए कुछ एडिशनल पाथ या स्टेप यूज करेंगे और एक और एंजाइम यूज करेंगे जो कि है PEP कार्बोक्सिलेज। और ये वाला एंजाइम सिर्फ कार्बोक्सिलेज नेचर का होता है, ऑक्सीजनेज नेचर का नहीं होता। तो ये क्या करेगा? देखो, यहां से जो CO2 होगी वो मीजोफिल सेल के पास जाएगी। मीजोफिल सेल जो होता है वो एक इंटरमीडिएट बनाएगा और वो कंपाउंड जो है बंडल सीड सेल में जाएगा। सेल में चीजें तो जा ही सकती है, किससे जा सकती है? दो सेल प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी हुई रहती है, तो उससे वो जो कंपाउंड होगा वो बंडल सीड सेल में चला जाएगा और वहां वो कंपाउंड CO2 प्रोड्यूस करेगा और उस CO2 का इस्तेमाल रुबिस्को करेगा और क्या करेगा? C3 पाथवे चलाएगा। अब सही सुन रहे हैं, C3 पाथवे चलाएगा। तो बेसिकली अपन ने दो तरह के क्लोरोप्लास्ट लेकर रुबिस्को और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया और अलग अलग करने से फोटो रेस्पिरेशन के चांसेज को अपन ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो ये अपना क्या था? C4 पाथवे के लिए क्रेंज एनाटॉमी थी और उसकी क्या थी? इंपोर्टेंस। तो मीजोफिल सेल के पास रुबिस्को नहीं होता और ऑक्सीजन होती है। तो अब ऑक्सीजन है लेकिन रुबिस्को नहीं है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। बंडल सीड सेल के पास रुबिस्को तो होता है लेकिन वह ऑक्सीजन नहीं होती। और ऑक्सीजन क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कैसा होता है? इम्परमेबल होता है। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और ए ग्रेनल होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन होती नहीं, तो दोनों में ही फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। अब ये पाथ चलता कैसे है उसको अभी अपन समझते हैं। पहले आप इसे अच्छे से पूरा क्या कीजिए? नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि C4 पाथवे कैसे होता है। तो देखो, इस तरफ मैंने मीजोफिल सेल शो किए और इस तरफ मैंने बंडल सीड सेल, और ये दोनों देखो बीच में ये जो गैप दिख रहे हैं ये बेसिकली इन दोनों के प्लाज्मोडेस्माटा है जिससे चीजें इधर उधर जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये चीज का ध्यान रखें कि मीजोफिल सेल की जो वॉल है वो गैसेज के लिए परमिएबल है, ऑक्सीजन और CO2 अंदर बाहर जा सकती है। लेकिन बंडल सीट जो है उसकी जो सेल है वो गैसेज के लिए कैसी है? इम्परमिएबल है, ठीक है। तो ये तो परमिएबल है, तो मीजोफिल सेल क्या करती है? CO2 को एब्जॉर्ब करती है और यहां पर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो RUBP नहीं होता, वो क्या होता है? फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड होता है जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। और ये कंपाउंड क्या करता है? CO2 को एक्सेप्ट करता है, इसलिए प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। और यहां पर CO2 जोड़ने का काम एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम करता है जो कि क्या है? PEP कार्बोक्सिलेज। और इसका फायदा क्या है? ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव नहीं कर सकता, ये सिर्फ कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। तो यहां पर CO2 ऐड होगी और एक 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और इस कन्वर्जन को होने के लिए NADPH का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये मैलिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए कहां चली जाती है? बंडल सीड सेल में। और एक बार जब ये बंडल सीड सेल में चली जाएगी तो वहां पर ये डी कार्बोक्सिलेशन शो करेगी और 4 कार्बन का ये कंपाउंड 3 कार्बन के पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कार्बन जो है CO2 के फॉर्म में यहां रिलीज हो जाएगा।
तो बेसिकली अपन ने क्या लेकर आ गए, यहाँ पर बंडल सी सेल में CO2 लेकर आ गए, जो कि डायरेक्टली नहीं आ पा रही थी। और इस प्रोसेस में NADPH बनते हैं। ठीक है, जितने NADPH यहां यूज होंगे उतने NADPH यहां बन जाएंगे। और एक चीज ध्यान से सुनना, देखो यहां पर और यहां पर दोनों तरफ NADP+ तो होते हैं, लेकिन यहां पर NADPH बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? अगर ये वाला पाथवे नहीं होता तो, क्योंकि बंडल सी सेल जो होती है वो A ग्रेनल होती है, और A ग्रेनल है, इस वजह से वो H कहां से लाएगी, क्योंकि H तो कहां से आते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वगैरह से आते हैं, और NADPH के साथ आते हैं, तो वहां तो या तो बनेंगे नहीं, तो फिर क्या करें? तो देखो यहां पर बेसिकली ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जब मैलिक एसिड बना था तो उसमें H थे, और जब मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो वो H NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली यहां पर मैलिक एसिड जब इस तरफ आया तो वो अपने साथ में दो चीजों को अपने अंदर बैठा के लाया, एक NADPH को और एक CO2 बनाने वाली चीज को। यहां पर फिर NADPH भी बना दी उसने और CO2 भी रिलीज कर दी। अब ये CO2 जो है ये कौन एक्सेप्ट करेगा? RUBP, जो कि C3 पाथवे का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, और यहां पर रुबिस्को एंजाइम भी है, और वो पूरा पाथवे चलाएंगे, कौन सा? C3 पाथवे, और जिससे ग्लूकोज बनेगा। इसका मतलब C4 पाथवे में भी C3 पाथवे या केल्विन साइकिल की सारी रिएक्शंस होती है। और यही वजह, जब मैंने C3 करवाया था तब मैंने बोला था कि हर प्लांट में C3 पाथवे की रिएक्शंस तो होती ही है। ठीक है, तो देखो यहां पर भी हो रही है। अब ये पायरुविक एसिड जो बना है, इससे मुझे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वो वापस रीजनरेट करना है। जैसा कि अपन C3 पाथ में RUBP वापस रीजनरेट करते हैं, इसको भी वापस रीजनरेट करना है। तो ये पायरुविक एसिड जो है वो पहले तो वापस प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ मीजोफिल सेल में आता है, और यहां ये पायरुविक एसिड फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये वापस साइकिल चल सकता है। अब एक और चीज, क्योंकि C3 साइकिल को चलने के लिए 6 CO2 की जरूरत होती है, और एक बार ये राउंड होने से तो सिर्फ एक CO2 आती है। इसका मतलब जब अपन यहां से कर रहे हैं तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये पूरा पाथवे जो है 6 टाइम रिपीट हो रहा है, या फिर अपन यहां पर सबके आगे ये 6 मॉलिक्यूल, इसके भी 6 मॉलिक्यूल, इसके भी 6 मॉलिक्यूल, फिर यहां पर भी 6 मॉलिक्यूल, फिर यहां 6 CO2 बन जाएगी, 6 पायरुविक एसिड होगा, और फिर ये वापस यहां 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहां 6 CO2 बन गई, और उस 6 CO2 का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बन जाएगा। एक और चीज, जब मैंने C3 पाथवे कराया था तो मैंने कहा था कि जितने मॉलिक्यूल आगे होते हैं उतने ही वो रिलेशन होता है। ATP बन रहे हैं तो भी उतने ही बनेंगे, खर्च हो रहे हैं तो भी उतने ही होंगे। तो यहां 6 था, तो देखो यहां 6 NADP है, 6 NADP+ में कन्वर्ट हो गया। यहां पर देखो ये 6 था, तो 6 NADP+, 6 NADPH में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहां 6 पायरुविक एसिड है, और यहां 6 पायरुविक फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है, लेकिन यहां पर ATP कितने यूज हो रहे हैं? 12 ATP यूज हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पायरुविक एसिड का फॉस्फोइनोल पायरुविक में कन्वर्ट होना एक डाइकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। डाइकाइनेज मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, और यही वजह 12 ATP, डबल ATP यूज होता है। एक मॉलिक्यूल के लिए 1 ATP नहीं, 2 ATP का इस्तेमाल होता है। अगर इस पूरे पाथवे को मैं देखूं तो यहां पर देखो जितने NADPH का इस्तेमाल हुआ था उतने तो NADPH वापस बन गए। तो ऐसा देखिए तो NADPH नेट तो कुछ यूटिलाइज ही नहीं हुए, लेकिन 12 ATP तो हो रहे। और C3 साइकिल जो होता है, C3 पाथ की जो रिएक्शन होती है वो 18 ATP और 12 NADPH यूज करती है, और 12 ATP ये हो गए, तो 18 + 12 टोटल कितने? 30 ATP चाहिएंगे, और 12 NADPH चाहिएगा। ये तो चाहिए एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, इसका मतलब 6 CO2 को फिक्स करने के लिए। अगर मैं पूछूं कि एक CO2 के लिए कितना होगा, तो इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, 5 ATP चाहिएंगे और 2 NADPH चाहिएंगे। अगर आपको C3 साइकिल का पूछे टोटल कितना चाहिए होता है, तो 18 ATP और 12 NADPH। अगर एक CO2 का पूछे तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 3 ATP और 2 NADPH, जबकि यहां 5 ATP और 2 NADPH। ठीक है, तो यहां पर एडिशनल अमाउंट ऑफ ATP चाहिए होते हैं, जो मिल भी जाएंगे, क्योंकि हाई सनलाइट होती है तो वो जो
फोस्फोराइलेशन होता है उसमें एटीपी बन जाएंगे। अब देखो एक बार अपन वापस देखते हैं कि यहां पर दो तरह की सेल थी, एक मेसोफिल सेल जहां CO2 फिक्सेशन होता है, मतलब CO2 किसी कंपाउंड पे जोड़ी जाती है और वो जोड़ता है PEP कार्बोक्सिलेज, ना कि रुबिस्को। और ये एंजाइम सिर्फ कार्बोक्सिलेज नेचर का है। यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, लेकिन रुबिस्को एंजाइम ही नहीं है। और रुबिस्को नहीं है तो उस ऑक्सीजन को किसी पर RUBP पे जोड़ा ही नहीं जा सकता, और जोड़ा नहीं जा सकता तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। और प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज यहां पर नहीं होता, इस जगह पर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज नहीं हो रहा और केल्विन पाथवे भी यहां नहीं हो रहा। तो फिर यहां पर मैलिक एसिड बनेगा जो इस तरफ जाएगा और CO2 प्रोड्यूस करेगा, किसमें, बंडल सीट सेल में। और वहां पर क्या होगा, देखो यहां पर भी CO2 फिक्सेशन होगा क्योंकि C3 पाथवे की रिएक्शंस हो रही है, पर यहां वो करेगा रुबिस्को। और यहां फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ए ग्रेनल नेचर होता है और इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं आएगी, और ऑक्सीजन के बिना रुबिस्को फिर खाली कार्बोक्सिलेज नेचर का शो करेगा और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो यहां फोटो रेस्पिरेशन नहीं हुआ क्योंकि रुबिस्को नहीं है, इस तरफ फोटो रेस्पिरेशन नहीं हुआ क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, और प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इस तरफ होता है और यहां पर केल्विन पाथवे भी होता है। ठीक है, तो ये अपना था C4 पाथवे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपनी बुक में C4 पाथवे को एक डायग्राम से समझाया हुआ है, तो पहले तो एक उस डायग्राम को देखेंगे अपन। ठीक है, उसमें इतने स्टेप नहीं, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, अपन उसको भी अच्छे से समझते हैं। और अपनी बुक में एक टेबल दे रखी है जिसमें C3 और C4 पाथवे में डिफरेंस दे रखे हैं, आपको वो टेबल खुद फिल करनी है। तो मैं वो टेबल भी आपको समझाता हूं और फिर अपन आज का वीडियो एंड करते हैं जिसमें अपन ने C4 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन के बारे में किया था। इस चैप्टर में एक और टॉपिक रहेगा, कौन सा टॉपिक, अपने फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन वो सब समझते हैं। ठीक है, तो अपनी NCERT बुक में देखो ये डायग्राम से C4 साइकिल समझाया हुआ है। ये जो आप सेल देख रहे हैं ये मेसोफिल सेल है, और ये वाली जो सेल है ये कौन सी है, बंडल सीट सेल है। और देखो इन दोनों के बीच में देख पा रहे हैं आप क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन है। तो एटमॉस्फेरिक CO2 कहां जाएगी, मेसोफिल सेल में, क्योंकि वो गैसेज के लिए कैसी है, परमिएबल है। और CO2 जो होती है, देखो आप CO2 जो होती है वो H2O के साथ जुड़ने के बाद क्या बनाती है, H2CO3, और ये H2CO3 HCO3 माइनस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये एटमॉस्फेरिक CO2 किसके फॉर्म में आ रही है, HCO3 माइनस के फॉर्म में, तो आप इसे ऐसे CO2 के फॉर्म में समझ सकते हैं। और फिर ये जो है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनेल पायरुवेट में कन्वर्ट, मतलब उसके साथ जुड़ती है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और ये कार्बोक्सिलेशन कौन करेगा, PEP कार्बोक्सिलेज करता है। तो फिक्सेशन हो गया, उससे 4 कार्बन का एक एसिड बनता है जो कि कौन सा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और फिर बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में, वो भी 4 कार्बन का है। ये 4 कार्बन का एसिड देखो यहाँ पर शो किया हुआ है कि 4 कार्बन का एसिड ट्रांसपोर्ट हुआ है कहां से, मेसोफिल सेल से बंडल सेल में। और फिर ये 4 कार्बन का एसिड जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन शो करता है और CO2 बनाता है, और 3 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कौन सा है, पायरुविक एसिड। अभी अपन ने देखा था, ये पायरुविक एसिड वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहां पर, मेसोफिल सेल में, और वहां रीजनरेशन से वापस क्या बन जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और जब यहां पर CO2 रिलीज हुई थी तो वो फिक्स की जाती है किससे, केल्विन साइकिल से, जिससे क्या बनती है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज या तो, ध्यान से सुनना, ये ग्लूकोज या तो यहां पर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहेगी, या फिर ये ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है, और बंडल सीट सेल के पास में, क्योंकि बंडल सीट सेल क्या करती है, वेस्कुलर बंडल को कवर करती है, तो फ्लोएम के तो टच में ही होगी, वो सुक्रोज को किस में डाल देती है, फ्लोएम में, और फिर फ्लोएम उस सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये अपने C4 साइकिल है, NCERT बुक में दिया हुआ है वो। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं आपको। तो अब अपन देखते हैं C3 और C4 में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस ये है कि सेल टाइप्स इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस, कि भाई केल्विन साइकिल कहां पर होता है।
तो देखो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि C3 प्लांट और C4 प्लांट दोनों में ही केल्विन पाथवे होता है। C3 प्लांट में ये होता है मीजोफिल सेल में और C4 प्लांट में ये कहाँ होता है, बंडल सीथ सेल में। नेक्स्ट है सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन अकर। तो C3 में तो एक ही बार कार्बोक्सिलेशन होता है और वो कहाँ होता है, मीजोफिल सेल। और C4 में इनिशियल होता है मीजोफिल सेल में, जो कि कौन करता है, PEP कार्बोक्सिलेज, और दूसरी बार कहाँ होगा, बंडल सीथ सेल में, क्योंकि इनिशियल का पूछा था तो मीजोफिल सेल में, दोनों में। हाउ मैनी सेल्स टाइप होती है, तो C3 प्लांट में तो एक ही होती है मीजोफिल सेल, और C4 में दो तरह की होती है, मीजोफिल और बंडल सीथ सेल। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, C3 प्लांट में होता है RUBP जो कि एक 5 कार्बन का है, और C4 प्लांट में PEP जो कि क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो कि एक 3 कार्बन का है। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन कौन होता है, कंपाउंड कौन सा होता है, तो RUBP जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, इस पे जब CO2 ऐड होती है तो क्या बनता है, PGA के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसी वजह से इन्हें C3 कहते हैं। और C4 में जो होता है प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो PEP होता है जो कि 3 कार्बन का है, एक CO2 जुड़ने पर 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज प्लांट हैव रुबिस्को। ऑफ कोर्स C3 में भी होगा और C4 में भी होगा, दोनों में रुबिस्को होता है। क्या प्लांट के पास PEP केज है, बोले तो PEP कार्बोक्सिलेज है, तो C3 को तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो उनके पास तो नहीं है, लेकिन C4 प्लांट के पास होता है। और कहां पर होता है ये PEP केज, ये मीजोफिल सेल में होता है। क्या विच सेल हैव रुबिस्को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेल हैव रुबिस्को, तो C3 में तो होता है मीजोफिल सेल के पास, और C4 में क्या होता है, बंडल सीथ सेल के पास। तो C4 प्लांट के पास 2 कार्बोक्सिलेज एंजाइम हो गए, रुबिस्को और PEP कार्बोक्सिलेज। PEP कार्बोक्सिलेज होता है मीजोफिल में और बंडल सीथ में कौन सा होता है, रुबिस्को। C3 प्लांट के पास एक ही सेल होती है और उसमें रुबिस्को होता है, PEP कार्बोक्सिलेज होता ही नहीं। अब है CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। तो देखो हाई लाइट कंडीशन में C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन शो करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब CO2 फिक्सेशन कम होगा। और C4 प्लांट में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, नहीं होता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा ही रहेगी। अब फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन C3 और C4 प्लांट में। पहला है कि जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तब क्या, तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो ऑक्सीजन कम ही बनेगी, और कम ऑक्सीजन पे तो फोटो रेस्पिरेशन होगा नहीं, तो ना तो C3 में फोटो रेस्पिरेशन होगा ना C4 में। जब ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी, उस समय C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, और C3 प्लांट में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। लो CO2 कंसेंट्रेशन, अब देखो लो CO2 कंसेंट्रेशन का मतलब है O2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा, और अगर O2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है, तो C3 प्लांट में होगा। यहां पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रुबिस्को और O2 अलग अलग जगह है। हाई CO2 कंसेंट्रेशन, इसका मतलब O2 कम है, और हाई CO2 कंसेंट्रेशन में तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह ही बिहेव करता है, तो फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल। इसका मतलब C4 प्लांट और C3 प्लांट में जो मेन डिफरेंस होता है वो कब होता है, जब लाइट की इंटेंसिटी, इसको हाईलाइट करें आप, लाइट की इंटेंसिटी कैसी हो, हाई, और CO2 की इंटेंसिटी कैसी हो, कम, उस समय ये कंडीशन बेसिकली यहाँ O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, इस कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो C3 को प्रॉब्लम देता है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेकिन C4 में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑप्टिमम, मतलब कौन सा टेम्परेचर इनके लिए सुटेबल होता है, तो C3 के लिए 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड और C4 के लिए 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ अपना C4 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन दोनों अच्छे से होता है, और साथ में अपन ने C3 और C4 को कंपेयर भी किया। अब अच्छे से समझें, हर चीज का ध्यान दें। अब अपने इस चैप्टर में एक टॉपिक रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जिसे अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और फिर ये चैप्टर भी एंड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।